हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन जीएसटी के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी जीएसटी में जो व्यापारी होते हैं, जो डीलर होते हैं, उनको कब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा, उनको कब रजिस्ट्रेशन से छूट है, यानी कितना उनका टर्नओवर हो जाए, कितनी उनकी बिक्री हो जाए साल भर की, तब जाके उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बाकी उनको रजिस्ट्रेशन छूट है, ऐसी कोई लिमिट है क्या, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूंगी ऐसी ही लिमिट है, टर्नओवर के आधार पर ही डीलर को यानी व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जीएसटी में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर उनका टर्नओवर उस लिमिट से कम है तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो लिमिट कितनी कहाँ पर है, कितनी क्या है, आज की वीडियो में अपन विस्तार से जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ऊपर लिखा है कि अपने जो देश में है, इंडिया में, भारत में, वो सभी राज्यों के लिए 28 तो अपने राज्य हैं देश में और 9 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है, यूनियन टेरिटरी। आप सभी जानते हैं, एक वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो उन सभी राज्यों के लिए एक साथ एक लिमिट नहीं है, अलग अलग राज्यों के लिए कुछ अलग अलग लिमिट्स है। ठीक है, टर्नओवर की लिमिट है। टर्नओवर क्या होता है, आपके साल भर की सेल्स। अगर वो सेल्स यानी टर्नओवर आपका उससे ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता जीएसटी में नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा कि आफ्टर 1 अप्रैल 2019 यानी 1 अप्रैल 2019 के बाद से ही ये लिमिट लागू हुई है अपने देश में। इससे पहले लिमिट अलग थी। ठीक है, अभी वर्तमान में यही है। ध्यान से देखिए, 4 राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगर 4 राज्यों में कोई डीलर रहता है तो और उनकी टर्नओवर जो है वो 10 लाख रुपए तक है। ध्यान दीजिए, कहाँ तक है, 10 लाख रुपए तक ही है। अगर उनका टर्नओवर केवल 10 लाख रुपए तक ही है तो उनको रजिस्ट्रेशन से छूट है, यानी जीएसटी में उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 लाख रुपए तक अगर उनका टर्नओवर है तो, और 10 लाख रुपए से ऊपर टर्नओवर होगा तभी उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इनके लिए लिमिट कितनी है, 10 लाख रुपए है इन 4 राज्यों के डीलर के लिए। और ये इसमें गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई आ रही है बच्चों। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है गुड्स की सप्लाई और सर्विस की सप्लाई दोनों पे लगता है। गुड्स आप सेल करते हैं तो भी टैक्स लगता है, सर्विस देते हैं तो भी टैक्स लगता है। आप सभी जानते हैं क्योंकि इसका नाम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 10 लाख रुपए की लिमिट है गुड्स की भी और सर्विस की भी। ठीक है, और 6 राज्य जो है आपके आगे, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, इनमें जो है लिमिट वो 20 लाख रुपए तक की है। ध्यान दीजिए, कितनी है, 20 लाख रुपए लिमिट है, टर्नओवर है। अगर आपका टर्नओवर साल भर का 20 लाख रुपए तक है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप इन 6 राज्यों में रहते हैं तो। और अगर आप इन 4 राज्यों में रहते हैं तो 10 लाख रुपए आपकी मैक्सिमम लिमिट है। इससे ऊपर होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इससे कम है या यहाँ तक है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देश के जो अन्य राज्य हैं इनके अलावा, क्योंकि 6 तो ये 4 या 10, इन 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर देश के जितने भी अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए कितनी लिमिट है, तो उनके लिए लिमिट है बच्चों 40 लाख रुपए। ध्यान दीजिए, 40 लाख रुपए उनके लिए लिमिट है। बाकी अन्य राज्यों के लिए 40 लाख रुपए लिमिट है अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं यानी आप गुड्स बेचते हैं, माल बेचते हैं, वस्तुएं बेचते हैं तो 40 लाख रुपए आपकी लिमिट है। 40 लाख तक अगर आप सेल करते हैं साल भर का तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों एक साथ सप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, कि गुड्स और सर्विस एक साथ सप्लाई करते हैं, गुड्स भी बेचते हैं, सर्विस भी देते हैं, एक ही व्यापारी दोनों काम कर रहा है, गुड्स भी दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है, गुड्स की भी सप्लाई कर रहा है, सर्विस की भी सप्लाई कर रहा है, तो फिर 20 लाख रुपए लिमिट है। ध्यान दीजिए, तो फिर कितनी है, 20 लाख रुपए लिमिट है गुड्स एंड सर्विस सप्लायर के लिए, सर्विसेज जो सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। ध्यान दीजिएगा, गुड्स और सर्विस के लिए 20 लाख है और खाली आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 40 लाख रुपए की लिमिट होती है। तो ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट। अगर आपका टर्नओवर यहाँ तक है तो आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं कराना है, और उससे ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद अपन ये देखते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे अब अपन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यानी कब कब अनिवार्य रजिस्ट्रेशन है। यानी आपकी लिमिट इतनी नहीं है फिर भी आपको कंपलसरी यानी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी लिमिट इतनी नहीं होने के बावजूद भी आपको अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इसके बाद जस्ट अपन देखते हैं कि कब कब एक व्यापारी को कंपलसरी यानी अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है। देखिए बच्चों, ये मैंने ऊपर लिखा है अनिवार्य पंजीकरण यानी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, यानी इन व्यापारियों को जिनके नाम मैंने भी लिखे हुए हैं इनको कंपलसरी अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवाना ही पड़ेगा। अगर ये अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं करवाते हैं तो फिर इनको फाइन यानी पेनल्टी लगेगी, जुर्माना भी लग सकता है, जेल भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी इनके ऊपर लिमिट नहीं देखी गई है। अगर ये वो लिमिट में नहीं आ रहे, मैंने तो साहब आपको इसी वीडियो में थोड़ा पीछे बताया था लिमिट, अगर उस लिमिट में नहीं भी आ रहे हैं, वो लिमिट उनकी कम भी है, टर्नओवर उनका कम भी है उस लिमिट से, फिर भी इनको अनिवार्य नहीं कंपलसरी
कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे व्यापारी जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो पहला है अंतर्राज्यीय कर योग्य आपूर्ति करने वाला व्यापारी, यानी पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप इंटरस्टेट सेल्स कर रहे हैं, इंटरस्टेट सेल्स का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप अपने राज्य के अंदर ही गुड्स को सोल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी लिमिट वहाँ तक है तो ठीक है, आप अपने राज्य के अंदर गुड्स सोल्ड कीजिए, लेकिन अगर आप अपने राज्य से बाहर गुड्स सोल्ड करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं बार बार गुड्स बोल रहा हूँ, माल बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप सर्विस सप्लाई करते हैं तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सर्विस की सप्लाई कर सकते हैं। यानी सर्विस की सप्लाई के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए? गुड्स की सप्लाई के लिए, सर्विस के लिए नहीं है। दो प्रकार के व्यापारी होते हैं, गुड्स की सप्लाई करते हैं और सर्विस की सप्लाई करते हैं। आप सभी जानते हैं गुड्स जो वस्तुएं बेचते हैं, जो अपन खरीदते हैं, काम में लेते हैं, वो गुड्स सप्लाई करने वाले। और सर्विस सप्लाई करने वाले वह व्यापारी तो सर्विस देते हैं, जैसे बीमा कंपनियां हैं, बीमा कंपनी आपको सर्विस दे रही है, बीमा कर रही है, आपका इंश्योरेंस कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी। जैसे टेलीकॉम कंपनियां आपके जियो, वोडाफोन, एयरटेल आपको सर्विस दे रही है। तो ये कंपनियां अगर इंटरस्टेट सप्लाई करे सर्विस की तो इनको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। अगर उनका लिमिट वो 40 लाख और 20 लाख 10 लाख तक है, जो मैंने अभी आपको बताया, वहाँ तक है तो नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन अगर गुड्स की सप्लाई अगर आप इंटरस्टेट कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, मैं एक लाइन में और समझा देता हूँ कि गुड्स की अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन अगर आप सर्विस की सप्लाई कर रहे हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं, जब तक आपकी लिमिट क्रॉस नहीं कर जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वह पर्सन होता है, पहले इसको समझ लीजिए आप, कि जो कभी कभी गुड्स की सप्लाई करता है। ठीक है, जैसे अपन कहीं विदेश गए, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाए और उसको बेच दिया। यानी कभी कभी सीजनेबल जिनका बिजनेस होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा होगा आपके गली मोहल्लों में इधर उधर क्या होता है कि सर्दी का मौसम आया तो सर्दी के कपड़े बेचने वाले व्यापारी आ गए, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाते हैं। आकस्मिक यानी कभी कभी वो अपना बिजनेस करते हैं, तो उन्हें भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है जीएसटी में। ठीक है, कैजुअल जो कभी कभी करते हैं उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद इनपुट सेवा वितरक को यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अब क्या होते हैं मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए, होता क्या है, एक बड़ी कंपनी जैसे मान लो अपनी, तो अपन क्या कर रहे हैं, बल्क में मतलब बहुत बड़े लेवल पर अपन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं मार्केट से, और फिर अपने ब्रांचें लगा रखी है अलग अलग। अपन बहुत बड़ी कंपनी है और अपन जो अपना प्रोडक्ट ब्रांच के माध्यम से सेल करते हैं। तो अपन ने परचेज किया, तब अपने पास इनपुट टैक्स आया, क्योंकि मैंने बताया था आपको इनपुट टैक्स के बारे में। जब अपन परचेज करते हैं जो टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स है। तो परचेज तो अपन अकेले कर रहे हैं ना, लेकिन अपन ने परचेज करके फिर अपना गुड्स जो था वो अलग अलग ब्रांच को दे दिया, और वो ब्रांच अपना सेल कर रही है। तो सेल करने वाले तो ब्रांच हैं और परचेज करने वाले अपन है। तो अपन हो गए अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने पास जो इनपुट टैक्स आया उसको अपने अपने ब्रांच में बांटना पड़ेगा। उस इनपुट टैक्स को अपन क्या करेंगे, अपनी ब्रांच में बांट देंगे, क्योंकि आउटपुट तो वो कर रहे हैं ना, सेल तो ब्रांच कर रही है, तो आउटपुट कौन कर रहा है, ब्रांच कर रही है। और इनपुट की किसने किया, अपन ने किया, तो वो इनपुट तो अपने काम ही नहीं आएगा। तो उस इनपुट को क्या करेंगे, वो बड़ी कंपनी अपने ब्रांचेज में बांट देगी। तो जो कंपनी अपनी इनपुट टैक्स को अपनी ब्रांचेज में बांटती है उसे ही कहा जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आपकी लिमिट उतनी नहीं है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करना, गुड्स और परचेज सेल करना। जैसे आपके अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये है ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर, इनको कहा जाता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो इनको जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ठीक है, तो इनको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना, और बाकी को कंपलसरी नहीं है। बाकी की लिमिट होगी तो ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बाकी नहीं करवाना पड़ेगा। देखिए, फिर इसके बाद बच्चों मैंने लिख रखा लास्ट में ऐच्छिक पंजीकरण यानी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अब ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किसको करवाना पड़ता है, यानी ऐच्छिक, अपनी इच्छा पर निर्भर है। जैसे मान लो मैं व्यापारी हूँ, मैं न तो इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ रहा हूँ, यानी न तो इन व्यापारी में आ रहा हूँ मैं, और नहीं मेरी लिमिट जो है, टर्नओवर जो है वो क्रॉस कर रहा है, लिमिट से क्रॉस नहीं कर रहा है, मुझसे ज़्यादा मेरा टर्नओवर नहीं है, फिर भी मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ तो मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ, मतलब अपनी इच्छा से करवा सकता हूँ। ऐसा कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, कि भाई आपकी लिमिट ऊपर नहीं है तो भी नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन करवा दिया एक बार, तो जो रजिस्टर्ड डीलर पर जो रूल लागू होते हैं जीएसटी के, वही आपके ऊपर लागू होंगे, क्योंकि अब आप रजिस्टर्ड डीलर हो गए, रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड व्यापारी हो गए। तो आप कहेंगे सर अपनी इच्छा से क्यों रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? क्योंकि देखिए, अगर आपको इंटरस्टेट सप्लाई करना है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो वही वाली बात है, आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तब तक आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और एक रजिस्टर्ड डीलर को क्या होता है, आईटीसी मिलती है और बहुत सारी सुविधाएं जीएसटी में मिलती है। इसीलिए कभी कभी व्यापारी अपनी इच्छा से भी रजिस्ट्रेशन कराता है, तो करवाना चाहे तो करवा सकता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत। तो ये है रजिस्ट्रेशन के 3 प्रकार, एक तो लिमिट, एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और एक आपके वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखिए, समझिए, और कोई विशेष प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि आगे जब वीडियो और आएगा तो उसमें मैं आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताऊंगा। एक स्कीम और होती है बच्चों, कंपोजिशन स्कीम के अंदर का रजिस्ट्रेशन होता है और वो रजिस्ट्रेशन जो है थोड़ा अलग तरह का है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।